ट्रिगर के हलाक होते ही हॉल में मौजूद तमाम अफराद यकलक उठकर खड़े हो गए। उन सब के चेहरों पर हैरत के साथ साथ जूलिया और सालेहा दोनों के लिए हमदर्दी के तासुरात मौजूद थे। तुमने यहाँ लड़ाई की है, अब तुम भी जाओ। अचानक मशीन गन से मुसल्ला एक आदमी ने चीख कर कहा और इसके साथ ही उसने तेजी से अपनी मशीन गन सीधी की ही थी कि तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही वो चीखता हुआ उछलकर नीचे जा गिरा। खबरदार, अगर किसी ने फायर किया तो मारा जाएगा। हम यहाँ सिर्फ गेम खेलने आई थी, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया तो वो जिंदा नहीं रहेगा, जूलिया ने चीख कर कहा। यह फायरिंग जूलिया ने की थी। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे? अचानक हॉल से एक चीख थी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? जूलिया ने भी चीख कर कहा। मैं रिचर्ड हूँ, चीफ ऑफ ब्लैक क्लब। दूसरी तरफ से उसी तरह चीखती हुई और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। शायद हॉल में कहीं लाउड स्पीकर नस्ब था जिसमें से आवाज आ रही थी। मेरा नाम मार्गरेट है और मेरी साथी का नाम सोफिया है। हम यहाँ एंजॉय करने आई थी, लेकिन इस नॉनसेंस ट्रिगर ने हमसे बदतमीजी करने की कोशिश की और फिर तुम्हारे मुसल्ला आदमी ने हमला करने की कोशिश की। हमने अपने तौर पर कुछ नहीं किया, जूलिया ने चीखकर जवाब देते हुए कहा। तुम वाकई बहादुर औरतें हो और रिचर्ड बहादुरों की कदर करता है, इसलिए तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, तुम्हें इज्जत दी जाएगी। मेरा आदमी शूटर तुम्हें मेरे पास ले आएगा। आगे बढ़ो शूटर, और मिस मार्गरेट और मिस सोफिया को इज्जत व एहतराम से मेरे ऑफिस में ले आओ। बाकी सब सुन लो, दोनों लाशें उठाकर बरकी भट्टी में डाल दो, रिचर्ड ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही कटक की आवाज के साथ आवाज आना बंद हो गई। मेरा नाम शूटर है, आए मेरे साथ। साइड पर मौजूद एक लहीम शहीम सिया फाम ने आगे बढ़कर कहा। हाँ चलो, जूलिया ने कहा और फिर वो दोनों शूटर के पीछे चलती हुई लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल पर पहुंच गई। वहां राहदारी में 4 मुसल्ला दरबान मौजूद थे, लेकिन शूटर के साथ होने की वजह से किसी ने कोई बात ना की। राहदारी के आखिर में शूटर ने जेब से एक सफेद रंग की पत्ती निकाली और पत्ती को दीवार पर एक शीशे के साथ चिपका दिया तो सरर की आवाज के साथ ही दीवार दरमियान से फटकर दोनों साइडों में हो गई और फिर शूटर सीढ़ियां उतरता चला गया। उसके पीछे जूलिया और सालिया थी। उनके उकब में दीवार खुद ब खुद बराबर हो गई। अब वो एक बड़े वसी हॉल में पहुंच गए जहां जुए की मशीनें भी थी और जुए की वसी मेजें भी लगी हुई थी और बड़े जोरों शोर से जुआ खेला जा रहा था, जिनमें औरतें भी थी और मर्द भी। एक साइड पर राहदारी थी जिसमें 2 मुसल्ला अफराद मौजूद थे। शूटर इस राहदारी की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। जूलिया और सालिया उसके पीछे थी। राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था जो बंद था, उस पर सुर्ख रंग की लाइट जल रही थी। अपना असला मुझे दे दो, वापसी पर मिल जाएगा, शूटर ने पहली बार कहा तो जूलिया ने सर हिलाते हुए बैग से मशीन पिस्टल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी पैरवी सालिया ने भी की और शूटर ने दोनों मशीन पिस्टल्स जेबों में डाले और फिर दीवार पर हुक से लटका हुआ रिसीवर निकालकर उसने उस पर एक बटन प्रेस कर दिया। यस, एक भारी सी आवाज रिसीवर से निकली और इस आवाज को जूलिया और सालिया दोनों पहचान गई थी। ये रिचर्ड की आवाज थी। शूटर हूँ चीफ, दोनों औरतें आपके दरवाजे पर हाजिर हैं, शूटर ने बड़े मुअद्दिबाना लहजे में कहा तो जूलिया और सालिहा दोनों के चेहरों पर गुस्से के तासुरात उभर आए, लेकिन उन्होंने कोई बात ना की क्योंकि उनका असल मकसद इस रिचर्ड तक पहुंचना था और वो नहीं चाहती थी कि इसमें कोई रुकावट पड़े। यस, रिचर्ड की आवाज सुनाई दी और शूटर ने रिसीवर वापस हुक में लटका दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग की लाइट बुझ गई और इसके साथ ही दरवाजा खुल गया। जाएं, मैं बाहर रुकूंगा, शूटर ने एक तरफ हटते हुए कहा तो जूलिया आगे बढ़ी। उसके पीछे सालिहा थी। दरवाजे की दूसरी तरफ एक खासा बड़ा कमरा ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था और बड़ी सी महागनी की बनी हुई ऑफिस टेबल के पीछे एक गेंडे नुमा सियाफाम बैठा हुआ था। उसका सर गंजा था और आंखें छोटी थी, लेकिन इनमें तेज चमक थी। इसका कद दरमियाना था, लेकिन चेहरा खासा बड़ा था। बैठो, रिचर्ड ने वहीं बैठे बैठे जूलिया और सालिया से कहा तो वो दोनों मेज की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गईं। तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है? रिचर्ड ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। तंजीम? क्या मतलब? हम तो सयाह हैं, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर तुम्हारा ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से होगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि बगैर खुसूसी तरबियत के औरतें इस अंदाज में नहीं लड़ सकती। इधर देखो, ये बड़ी स्क्रीन है, इस पर हॉल वाजे नजर आ रहा है और जैसे ही तुमने ट्रिगर को थप्पड़ मारा तो मैंने चौंक कर तुम्हें देख लिया और फिर मेरे सामने तुमने सारी कार्रवाई की, रिचर्ड ने कहा। हमने मार्शल आर्ट की तरबियत अपनी हिफाजत के लिए हासिल की हुई है।
हमारा किसी तंजीम या एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम सच सच बता दोगी, लेकिन लगता है तुम्हारे अंदर से उगलवाना पड़ेगा, रिचर्ड ने चीखते हुए लहजे में कहा। और इसके साथ ही कटक कटक की आवाजों के साथ ही छत से सुर्ख रंग की शुआएं एक लम्हे के लिए जूलिया और सालेहा पर पड़ी और इन दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों से रूह निकल गई हो। वो वहीं कुर्सियों पर ढीली पड़ गई थी। इसके साथ ही दरवाजा खुला और शूटर अंदर दाखिल हुआ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो आसानी से मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। सालेहा और जूलिया देख सकती थी, सोच सकती थी, लेकिन हरकत नहीं कर सकती थी। शूटर, अपने साथियों को बुलाओ और इन दोनों को टॉर्चिंग रूम में ले जाओ और फिर इनसे सच उगलवाओ कि ये दरअसल कौन है और किस मकसद से ब्लैक क्लब में आई हैं। फिर तफसीली रिपोर्ट मेरे सामने पेश करो, रिचर्ड ने कहा। यस चीफ, शूटर ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। बेहतर है कि तुम सब कुछ खुद बता दो, वरना शूटर औरतों के मामले में भेड़िए से भी ज्यादा बेरहम साबित होता है, रिचर्ड ने जूलिया और सालेहा से मुखातिब होकर कहा। लेकिन जाहिर है जूलिया और सालेहा उसकी बात का कोई जवाब न दे सकती थी, इसलिए वो खामोश रहीं। थोड़ी देर बाद शूटर के साथ एक और लहीम शहीम आदमी अंदर आया और फिर शूटर ने जूलिया को और उसके साथी ने सालेहा को उठाकर कांधे पर डाला और वापस मुड़ गए। राहदारी से गुजरकर हॉल को क्रॉस करते हुए वो दूसरी तरफ पहुंचे और फिर एक और राहदारी में दाखिल होकर वो एक तहखाने नुमा बड़े कमरे में पहुंच गए। ये कमरा साउंड प्रूफ था। एक दीवार के साथ जंजीरें लटक रही थी। जूलिया और सालेहा को जमीन पर लिटा दिया गया और फिर उन दोनों ने मिलकर पहले जूलिया को और फिर सालेहा को इन जंजीरों में जकड़ दिया। उनके जिस्म नीचे की तरफ ढलके हुए थे। उनके तमाम जिस्मों का बोझ उनके बाजुओं पर था। जूलिया और सालेहा दोनों के जहनों में अपने आप को इस अंदाज में बांधने पर बेहद गुस्सा था, क्योंकि ख्वातीन को इस अंदाज में बांधना निस्वानियत की तौहीन थी। लेकिन जाहिर है शूटर और उसके साथी दोनों का ताल्लुक जिस तबके से था वो ऐसी अखलाकी बातों का सोच भी ना सकते थे। गोथर, जाकर बोतल ले आओ ताकि इनकी बेहिज्जती दूर हो सके, शूटर ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और दूसरा आदमी जिसे गोथर कहा गया था सर हिलाता हुआ मुड़ा और फिर कमरे के एक कोने में मौजूद लोहे की अलमारी खोलकर उसने अलमारी से एक लंबी गर्दन वाली बोतल उठाई और फिर अलमारी बंद करके वो मुड़ा और पहले जूलिया के करीब पहुंचकर उसने बोतल को जोर से हिलाया और फिर उसका ढक्कन हटाकर उसने बोतल का दहाना जूलिया की नाक से लगा दिया। जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे बोतल में से निकलने वाली गैस उसके पूरे जिस्म में उतरती चली जा रही हो। चंद लम्हों के बाद उसकी कुव्वत पूरी तरह बहाल हो गई तो वो अपने पैरों पर सीधी खड़ी हो गई। गोथर ने बोतल का ढक्कन बंद करके उसे एक बार फिर हिलाया और फिर उसने आगे बढ़कर ढक्कन हटाया और बोतल का दहाना सालेहा की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाई और उसका ढक्कन बंद कर दिया और फिर वापस मुड़कर उस अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर बोतल को वापस उसमें रखा और फिर अलमारी बंद करके वो वापस आ गया। अब जूलिया और सालेहा दोनों अपने कदमों पर खड़ी थीं, लेकिन उनके बाजू चूंकि ऊपर जंजीरों में बंधे हुए थे इसलिए उनके दोनों बाजू उनके सरों के ऊपर जकड़े हुए थे। हाँ, अब सच बोल दो, वरना कोड़े खा कर तुम्हारा ये नर्व व नाजुक जिस्म रेशों में बदल जाएगा, शूटर ने कुर्सी पर बैठे बैठे जूलिया और सालेहा से मुखातिब होकर कहा। जो सच था वो हमने बता दिया था, और क्या सच पूछना चाहते हो? और सुनो, तुम्हारी बचत इसी में है कि हमें फौरन इन जंजीरों से रिहा कर दो, वरना हम तुम्हारी और तुम्हारे उस चूहे बॉस रिचर्ड की बोटियां उड़ा देंगी, जूलिया ने फट पड़ने वाले अंदाज में कहा। अलबत्ता उसकी उंगलियां कड़ों में मौजूद बटनों को मुसलसल तलाश कर रही थी। यही काम सालेहा भी कर रही थी। ये पागल हैं शूटर, ये आसानी से जुबान नहीं खोलेंगी। मुझे इजाजत दो, फिर तुम देखना कि ये किस तरह तोते की तरह बोलने लग जाएंगी, गोथर ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, अब ऐसा ही करना होगा। ठीक है, ले आओ कोड़ा और शुरू हो जाओ। जब तक ये जुबान ना खोले इन पर कोड़े बरसाओ, शूटर ने तेज लहजे में कहा तो गोथर की आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे उसे किसी पसंदीदा काम करने की इजाजत मिल गई हो। वो तेजी से मुड़कर अलमारी के साथ वाली दीवार की तरफ बढ़ा, जहां दीवार पर मुख्तलिफ अंदाज के कोड़े लटके हुए थे। इसके साथ ही मुख्तलिफ साइज के खंजर भी मौजूद थे। जूलिया मुसलसल कोशिश कर रही थी, मगर बटन ट्रेस ही ना हो रहा था। उसे मालूम था कि ये लोग हद घटिया सहन के लोग हैं, इसलिए वो उन पर कोड़े बरसाने में एक लम्हे के लिए भी ना हिचकिचाएंगे। ये कड़े कैसे हैं जूलिया, इनके बटन ही नहीं है, उसी लम्हे सालिया ने फ्रांसीसी जुबान में कहा। हाँ, मुझे भी नहीं मिल रहे, लेकिन हमने बहरहाल हाथ बाहर निकालने हैं।
जूलिया ने भी फ्रांसीसी जबान में जवाब देते हुए कहा, ये तुम क्या बातें कर रही हो और किस जुबान में? शूटर ने यकलक एक झटके से उठते हुए कहा, इन कड़ों के बटन तो तुमने हमारे सामने लगाए थे, लेकिन अब ये बटन मिल ही नहीं रहे। हम इस बारे में बात कर रही थी। जूलिया ने कहा तो शूटर बेख्तियार हंस पड़ा, जबकि गौथर एक खारदार कोड़ा उठाए वापस आते हुए जूलिया की बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। मुझे मालूम है कि तुम्हारी उंगलियां मुसलसल बटन तलाश कर रही हैं, लेकिन तुम्हें नाकामी ही होनी है, क्योंकि ये बटन बंद तो इंसानी हाथ से हो जाते हैं, लेकिन खुलते रिमोट से हैं, और रिमोट अलमारी में पड़ा हुआ है, इसलिए ये बटन किसी सूरत नहीं खुल सकते। शूटर ने बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया और सालेहा दोनों के चेहरे लटक गए। अब उनके लिए इन कड़ों से हाथ निकालना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि ये कड़े टाइट थे। शुरू हो जाओ गौथर और दोनों को उधेड़ डालो, शूटर ने कहा। नहीं, पहले एक बार फिर दूसरी, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, गौथर ने बदमाशों से अंदाज में कहा और साथ ही हाथ में पकड़े हुए कोड़े को हवा में चटकाने लगा। सुनो, मैं तुम्हें अब सब कुछ बता देना चाहती हूँ, जूलिया ने कहा। अच्छा, बड़ी जल्दी अकल आ गई है तुम्हें, तो बताओ, शूटर ने मुड़कर कहा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम दोनों दुनिया के सबसे बड़े अहमक हो और यही सच्चाई है, जूलिया ने फुनकारते हुए लहजे में कहा। तुम्हारी ये जुर्रात, तुमने मुझे अहमक कहा है, शूटर ने यकलक चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से मसक सा हो गया था और यही हश्र गौथर का हुआ, और फिर वो दोनों तेजी से इस तरह आगे बढ़े जैसे वो उन दोनों को दीवार से लगाकर कुचल देंगे। और फिर जैसे ही वो दोनों करीब आए, जूलिया ने यकलक अपने जिस्म को हाथों में मौजूद जंजीरों को पकड़कर ऊपर को उठाया और दूसरे लम्हे उसने दोनों जुड़ी हुई टांगे पूरी कुव्वत से शूटर के चौड़े सीने पर मार दी, और शूटर जो गुस्से की वजह से तेजी से आगे बढ़ रहा था, चीखता हुआ उछलकर पीछे हटा तो जूलिया ने जंजीरें छोड़ दी और इसके साथ ही उसके जिस्म ने यकलक झकोला सा खाया और उसका मुड़ा हुआ जिस्म फिजा में उड़ता हुआ साइड पर मौजूद गौथर की तरफ मुड़ा, जो बड़ी हैरत से मुड़कर शूटर को देख रहा था कि जूलिया के दोनों जुड़े हुए पैर पूरी कुव्वत से गौथर से टकराए और गौथर भी घूमता हुआ नीचे जा गिरा। जबकि इस दौरान शूटर तेजी से उठा ही था कि जूलिया का झकोले खाता हुआ जिस्म दोबारा घुमा और इस बार उसके जुड़े हुए पैर पूरी कुव्वत से शूटर से टकराए और शूटर एक बार फिर चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि यकलक जूलिया के दोनों हाथ कड़ों से बाहर आए और जंजीरों के साथ झूलती हुई जूलिया जैसे उड़ती हुई हॉल के दरमियान में जा पहुंची और फिर सामने वाली दीवार की तरफ दौड़ती चली गई। उसने दोनों हाथ दीवार पर रखकर अपने आप को दीवार से टकराने से रोकने की कोशिश की और इसके साथ ही वो तेजी से मुड़ी और फिर उसने शूटर और गौथर दोनों को मुड़कर हैरत से खुद को देखते पाया। क्या हुआ तुम्हें? जूलिया ने चीख कर कहा और फिर वो बिल्कुल इसी तरह तेजी से आगे बढ़ी कि इससे पहले कि वो दोनों ज़हनी तौर पर संभलते, जूलिया उनके करीब पहुंच गई और इसके साथ ही जूलिया पारे की तरह तड़पी और दूसरे लम्हे वो दोनों चीखते हुए फर्श पर जा गिरे। गौतर के हाथ में कोड़ा मौजूद था, उसने उठते हुए उससे भी झपट लिया था, लेकिन अचानक नीचे गिरने की वजह से कोड़ा उसके हाथ से गिर गया था और जूलिया, जिसने उछलकर बैक वक्त दोनों के सीनों पर पैर मारे थे, उल्टी कलाबाजी खाकर सीधी हुई तो उसके हाथ में वो कोड़ा आ चुका था। इस बार शूटर ने जेब से मशीन पिस्टल निकालने की कोशिश की और वो उठने के साथ साथ उसे जेब से निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन जूलिया का बाजू घूमा और कमरा शूटर और गौथर दोनों की चीखों से गूंज उठा। मशीन पिस्टल कोड़ा लगने से शूटर के हाथ से निकलकर साइड दीवार के करीब जा गिरा था। जूलिया ने यकलक एक बार फिर कोड़ा मारा था और उसके साथ ही वो एक बार फिर पारे के से अंदाज में तड़पी और पलक झपकने में उस दीवार के करीब पहुंच चुकी थी जहां मशीन पिस्टल मौजूद था। इस बार गौथर ने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया था, लेकिन वो उसे चलाने की हसरत दिल में लिए जूलिया की गोलियों का शिकार होकर हलाक हो गया। जूलिया ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी थी, जबकि शूटर ने खौफजदा होकर दोनों हाथ उठा दिए थे, लेकिन उसका ऐसा करना उसके काम ना आ सका क्योंकि जूलिया ने हाथ का रुख बदला और ट्रिगर दबा दिया और दूसरे लम्हे शूटर के जिस्म पर गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी। और जब जूलिया को यकीन हो गया कि वो दोनों खत्म हो गए हैं तो उसने ट्रिगर से उंगली हटाई और मशीन पिस्टल जेब में डाल लिया। फिर वो आगे बढ़ी और कोने में मौजूद अलमारी खोलकर उसमें से उसने रिमोट कंट्रोल जैसा आला उठाया और वापस आकर जब उसने उसका बटन प्रेस किया तो कटाक कटाक की आवाजों के साथ ही न सिर्फ सालेहा के दोनों हाथ आजाद हो गए, बल्कि वो कड़े जिनमें जूलिया के हाथ जकड़े हुए थे वो भी खुद ब खुद खुल गए। ये क्या किया तुमने? किस तरह तुम्हारे हाथ आजाद हो गए थे? सालेहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। कड़े काफी टाइट थे, इसलिए आसानी से हाथ बाहर ना आ सकते थे और रिमोट कंट्रोल के बगैर जाहिर है खुल नहीं सकते थे।
अब दो सूरतें थी। एक तो ये कि मुझे इस कदर पसीना आए कि मैं अपने हाथ इन कड़ों से निकाल सकूं, लेकिन इतना पसीना इस वक्त आ सकता था जब मुझे कड़ों से पीटा जाता। लेकिन फिर जाहिर है मुझ में इतनी हिम्मत ही ना रहती कि मैं कोई जद्दोजहद कर सकती। इसलिए मैंने दूसरा तरीका इख्तियार किया और जंजीरों के साथ अपने जिस्म को झकोले देने शुरू कर दिए। साथ ही मैंने शूटर और गौथर दोनों के खिलाफ जद्दोजहद शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जद्दोजहद करने की वजह से पसीना भी आ गया और जोरदार झकोलों की वजह से मेरे भीगे हुए हाथ खुद ब खुद फिसलकर कड़ों से बाहर आ गए। जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा, हैरत अंगेज, इस कदर हार्ड प्लानिंग और वो पूरी भी हो गई। सालिया ने कहा तो जूलिया मुस्कुरा दी। कोशिश करना हमारा काम होता है सालिहा, रिजल्ट वही निकलता है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है, और ये कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत ज़ाय कर दे जबकि हम हों भी हक पर। आओ बस रिचर्ड से भी दो दो हाथ हो जाए, जूलिया ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उसे किसी तरह यहाँ कॉल कर लो, वहाँ उसके ऑफिस में तो न जाने क्या क्या सिस्टम मौजूद होंगे। सालिहा ने कहा, वो यहाँ नहीं आएगा, वरना वो हम दोनों को इस तरह इन दोनों के हवाले करके इत्मीनान से ना बैठा रहता। अब हम उससे होशियार रहेंगी। आओ, हॉल से हमने इस अंदाज में गुजरना है कि किसी को हम पर कोई शक ना पड़े। जूलिया ने कहा तो सालिहा ने इस्बात में सर हिला दिया। ओ, मेरी जेब तो खाली है, मुझे भी मशीन पिस्टल उस शूटर की जेब से लेना होगा। अचानक सालिहा ने कहा तो जूलिया दरवाजा खोलते खोलते रुक गई। हाँ ले लो, और उसे चेक भी कर लेना, खाली ना हो, जूलिया ने कहा तो सालिहा ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर मुड़कर वो दौड़ती हुई शूटर की लाश के पास पहुंची। उसने उसके लिबास की तलाशी लेना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद वो उसकी जेब से एक मशीन पिस्टल निकाल चुकी थी। ये वो मशीन पिस्टल था जो रिचर्ड के ऑफिस में दाखिल होने से पहले सालिहा ने उसे दिया था, जो उसने जेब में डाल लिया था। इसके बावजूद सालिहा ने उसे चेक किया और फिर मुतमईन होकर वो मुड़ी और मशीन पिस्टल उसने जेब में डाल लिया और फिर वो जूलिया के पास पहुंच गई। ओके, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। यस ओके, सालिहा ने भी मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया ने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसके पीछे सालिहा भी बाहर आ गई। जूलिया ने मुड़कर दरवाजा बंद करके उसके लॉक का बटन प्रेस करके उसे लॉक कर दिया। हॉल में वैसे ही गहमा गहमी थी, लेकिन वहां मुसल्लह अफराद नजर न आ रहे थे। जूलिया और सालिहा इत्मीनान भरे अंदाज में चलती हुई हॉल क्रॉस करके उस राहदारी के सामने पहुंच गई जहां पहले दो मुसल्लह अफराद मौजूद थे, लेकिन अब वो भी वहां मौजूद न थे। राहदारी खाली पड़ी हुई थी। वो दोनों आगे बढ़ गई। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब भी नहीं जल रहा था, जिसका मतलब था कि रिचर्ड ऑफिस में मौजूद नहीं है। लेकिन जूलिया रुकने की बजाय आगे बढ़ती चली गई। फिर उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया और जूलिया अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे सालिहा थी। थोड़ी देर बाद जूलिया ने उस ऑफिस की न सिर्फ पूरी तलाशी ले ली, बल्कि उकब में मौजूद कमरे को भी वो चेक कर चुकी थी। मेज की दराज में एक फाइल मौजूद थी जिसमें उस ग्रुप के बारे में तमाम तफसीलात मौजूद थी। उसने इस फाइल को मोड़कर जैकेट की अंदरूनी जेब में डाल लिया। उसी लम्हे से बाहर से कदमों की आवाजें करीब आती सुनाई दी। शायद दरवाजा पूरी तरह बंद न था। जूलिया और सालिहा दरवाजे की साइड में दीवार से लगकर खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद दरवाजा एक धमाके से खुला और इसके साथ ही गेंडे नुमा रिचर्ड जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, जूलिया ने पैर आगे कर दिया और तेजी से अंदर दाखिल होता हुआ रिचर्ड चीखता हुआ उछलकर सामने मौजूद कुर्सियों से टकराकर पहलू के बल नीचे गिरा ही था कि जूलिया ने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया, जबकि सालिहा ने बिजली की सी तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। और फिर इससे पहले कि रिचर्ड उठकर खड़ा होता, जूलिया ने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और दूसरे लम्हे रिचर्ड के ढोलनुमा सीने पर गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी और वो उछलकर पुष्ट के बल नीचे गिरा। लेकिन जब तक उसके जिस्म में हरकत रही तब तक जूलिया ने ट्रिगर से उंगली ना हटाई। इससे पूछगुछ नहीं करनी थी। सालिहा ने उसकी फायरिंग रुकते ही कहा, नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास जो फाइल है उसमें इस ग्रुप की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। जूलिया ने कहा, ठीक है, लेकिन अब हमने बाहर भी जाना है और अब तो बाहर राहदारी में भी वो लोग मौजूद होंगे जिनके सामने हमें बेहिस वो हरकत करके उठाकर ले जाया गया था। फिर सालिहा ने कहा, मैंने उकबी कमरे का जायजा लिया है, उसमें से एक खुफिया रास्ता बाहर जाता है, आओ मेरे साथ, जूलिया ने कहा। और फिर वाकई थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो एक तंग सी गली में पहुंच गई। फिर वो जैसे ही एक मेन बाजार में पहुंची, उन्हें वो टैक्सी ड्राइवर मार्था एक दुकान से बाहर आती दिखाई दी। अरे तुम वापस नहीं गई मार्था, जूलिया ने उससे मुखातिब होकर कहा तो वो चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गई। अब जा रही हूँ, काफी अरसे बाद इधर आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक पुराने दोस्त से मुलाकात कर लूं। तुम बताओ, एंजॉय हो रहा है?
मार्था ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमने लंबी रकम जीत ली है और अब हमने वापस जाना है। सुनो, पहले डबल किराया दिया था, अब 3 गुना, क्योंकि तुम भी हमारी जीत में शामिल हो। जूलिया ने कहा तो मार्था का चेहरा फरते मसरत से खिल उठा। थोड़ी देर बाद वो दोनों मार्था की टैक्सी में बैठी वापस जा रही थी। जूलिया ने जेब से फाइल निकालकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया और फिर एक सफ़े पर उसकी नजरें जम गई। मार्था, जूलिया ने कहा। यस, मार्था ने उकपी आईने में से जूलिया की तरफ मुतवज्जह होते हुए कहा। तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि हमने कहाँ जाना है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वहीं जहाँ से तुमने टैक्सी ली थी, उसी कॉलोनी में रहती होंगी तुम। मार्था ने जवाब दिया। नहीं, वहाँ तो हम किसी से मिलने गई थी, तुमने हमें रोज गार्डन के सामने ड्रॉप करना है। जूलिया ने कहा। ओह अच्छा, मार्था ने जवाब दिया। सालेहा ने चौंक कर कुछ कहना चाहा, लेकिन जूलिया ने उसका हाथ दबाकर उसे खामोश कर दिया। थोड़ी देर बाद टैक्सी रोज गार्डन के गेट के करीब जाकर रुक गई तो जूलिया ने जेब से 2 बड़े नोट निकालकर मार्था के हाथ में दे दिए और मार्था ने खुश होकर उसका शुक्रिया अदा किया। जूलिया ने जो कुछ उसे दिया था वो शायद उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा था और फिर जूलिया और सालेहा मुड़कर रोज गार्डन की साइड रोड की तरफ बढ़ती चली गई। ये सब क्या कर रही हो? सालेहा ने कहा।